चलिए, लास्ट क्लास में हमने आई थिंक डिवाइडर वगैरह देखा था। ठीक है, यही चल रहा था। डीजल मैकेनिक में जो टूल यूटिलाइज होते हैं, आई थिंक उसको देख रहे थे हम। इस टूल में मार्किंग टूल, हैंड टूल, कटिंग टूल, क्लीनिंग टूल। ठीक है मतलब हम मार्किंग के लिए यूज़ करेंगे। हैंड टूल मतलब हाथ से उपयोग होने वाले औजारों को देखेंगे। कटिंग टूल काटने के लिए काम करने वाले, और साथ ही साथ में हम क्लीनिंग टूल को भी देखेंगे। जिसमें से मैंने मार्किंग टूल, मार्किंग मीडिया में ही मार्किंग टूल को ख़त्म कर दिया था। मार्किंग टूल में हमने किसको देखा था सर? स्क्राइबर को देखा था। बोलो। पंच देखा था, डिवाइडर देखा था, और ट्रेमल देखा था। ओके। हैंड टूल में हैंड से उपयोग होने वाला हम देखेंगे हैमर। यहाँ हम हैमर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे हेक्सा की बात करेंगे। हेक्सा की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेनर वगैरह की, पाना, पेंचिस, पेचकस वगैरह। ठीक है, तो मैं एक्सेट्रा कर देता हूँ, इनको सबको एक साथ पढ़ाऊँगा मैं, है ना। ये सारे हैंड टूल में आएंगे। इसके बाद कटिंग टूल में हम बात करेंगे आपका हैंड टूल में आपका इसको कटिंग टूल में लिखेंगे फाइल, और दूसरा जो हेक्सा है ये कटिंग टूल में आ जाएगा। चीज़ल लिख लें यहाँ पर। चीज़ल हुआ, स्पेनर हुआ, ठीक है, प्लायर हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हैंड टूल के अंतर्गत। ठीक है, जितने भी पाना है, पेंचिस है, पेचकस है, रिंग पाना है, ठीक है, आपका छेनी हुआ, हथौड़ा हुआ, ये सब क्या है? हैंड टूल है। कटिंग टूल में आपका फाइल पढ़ना है यहाँ पर हमारे। और ध्यान दो, हम सिर्फ डीजल मैकेनिक में जो यूज़ होने वाले हैं उसको पढ़ेंगे। फाइल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, साथ में हेक्सा पढ़ने वाले हैं। दो ही कटिंग टूल है ना। बाकी आप कटिंग टूल देखेंगे तो देन इसके बाद में आपको हम रीमर भी देखेंगे हल्का सा, ग्राइंडिंग भी देखेंगे यहाँ पर। ग्राइंडिंग के बाद ड्रिलिंग के लिए देखेंगे। ड्रिलिंग बिट के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रिलिंग बिट के बारे में पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग के साथ ही होनिंग और लेपिंग आता है। होनिंग एंड लेपिंग आता है। तो होनिंग एंड लेपिंग को बेसिक देखेंगे, बट हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो फाइल से, हेक्सा से, ड्रिल बिट से, और एक आध दो क्वेश्चन ग्राइंडर से आए। ठीक है, इनको देखेंगे। जिसमें से फाइल और हेक्सा की बात अभी हम करने वाले हैं। ग्राइंडर, रीमर, ड्रिलर, ये जो है ग्राइंडिंग मशीन के साथ पढ़ेंगे। जब ग्राइंडिंग मशीन पढ़ेंगे तो ग्राइंडिंग मशीन के साथ होनिंग और लैपिंग खत्म हो जाएगा, और जब ड्रिलिंग मशीन पढ़ेंगे तो ड्रिल बिट और रीमर दोनों साथ में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्लीनिंग टूल है। तो क्लीनिंग टूल में वायर ब्रश,
स्क्रैपर, दो चीज़ देखेंगे, ठीक है, जिसमें से आई थिंक ये ख़त्म कर दिया है हमने, है ना। तो दूसरा हेडिंग डालोगे हैंड टूल, दूसरा हेडिंग डालो हैंड टूल, हैंड टूल, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए। ये हो गया नोट करके, ये इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे लिखवा दिया है, बाकी एक एक से सारे देखेंगे हम। नेक्स्ट है हैंड टूल, हैंड टूल, हैंड टूल, हैंड टूल में पहला लिखोगे भैया हैमर, हथौड़ा, पहला लिखोगे हैमर, हथौड़ा, ठीक है। हैंड टूल, हथौड़ा, हिंदी वाले लिख लेंगे इसको चाहे तो हस्त औजार, हस्त औजार, हस्त औजार, हथौड़ा। चलो पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि हथौड़ा क्या होता है, उसके बाद मैं सारे इसको यहाँ पर बता दूंगा कैसे काम करता है, ठीक है। हथौड़ा देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये आपके सामने एक इंजीनियरिंग हथौड़ा है। इस इंजीनियरिंग हथौड़ा में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये हैंडल वाला पोर्शन है। ये पोर्शन क्या है सर? हैंडल वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन है ये? हैंडल वाला पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद जो आगे वाला पार्ट है, इस आगे वाले पार्ट में ये जो टॉप पोर्शन दिख रहा है सर्कुलर, इस टॉप को बोला जाता है पिन। टॉप को क्या बोला जाता है? पिन। सर जी ये जो बॉटम सरफेस जो दिख रही है, ये बॉटम वाला फेस जो दिख रहा है, इसको बोला जाता है फेस। इसको क्या बोलेंगे हम? फेस। ये फेस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं चिक। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? चिक। और देखिए ये जो हैंडल है वो आके कहीं ना कहीं यहाँ अंदर घुसा होगा, अंदर फंसा होगा। तो ये जो खाली जगह जो यहाँ पर दिख रही है, जहाँ लकड़ी की पट्टी आके फंस रही है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? आई। उसको हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? आई कहते हैं, ठीक है। और ये फेस जहाँ पर ख़त्म होके हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, वो खैर नेक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमारे पास में फेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक से तो नहीं आता क्वेश्चन। आई से क्वेश्चन आता है, पिन से क्वेश्चन आता है, हैंडल से क्वेश्चन आता है, चिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एक मेजर पार्ट्स हैं जिनको आपको बनाना है। बन जाएगा या मैं अलग से बना के बताऊं? है ना, अलग से थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहाँ पर तो बस समझने के लिए एक आध दो डायग्राम और देखते हैं किस टाइप से। ये आपका प्रैक्टिकली देखने में इस प्रकार से दिखेगा, प्रैक्टिकली देखने में इस प्रकार से आपको दिखेगा, है ना। लेकिन आपको सिंपल डायग्राम बनाना है, सिंपल डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से बना लीजिए। सिंपल डायग्राम बनाना है ताकि आप कॉपी में आसानी से बना सके। ये वाला जो पोर्शन है ये हल्का ऊपर उभरा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं पिन। या कुछ जगह पर मतलब कुछ स्पेशल जो हथौड़े होंगे उसमें इसको क्ले भी बोला जाता है, बट आपको पिन से ही ध्यान रखना है। ये जो बॉटम वाला फेस है, ये जो बॉटम सरफेस है, इसको बोला जाता है फेस। ये जो लकड़ी वाली पट्टी यहाँ पर आके जो रुकेगी, इसे हम बोलेंगे आई। आई, ये आई कहलाएगा। और ये जो
इधर वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज हैंडल, इसको हम हैंडल बोलेंगे, ठीक है, इसे हम हैंडल बोलेंगे। हो गया। और सर जी ये जो बीच का हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्से को बोलेंगे चिक। बोलो चिक। ये वाला हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कहलाएगा आपका चिक। और ये जो जहाँ इन होती है तो यहाँ आपको खाली जगह दिखेगी ना, हाँ, वो छेद वाला जो पोर्शन है वो आई कहलाता है। और ये पूरा जो लंबा सा दिख रहा है दैट इज हैंडल। हैंडल, ये नीचे फेस और ऊपर पर नी, नीचे फेस ऊपर पर नी। जी, पिन बोलो या क्ले बोलो बात एक ही है, पिन बोले या क्ले बोले बात एक ही है। हो गया। हो गया बना के। चलिए, तो ये किस प्रकार का टूल है सर? एक हैंड टूल है। किस प्रकार का टूल है? एक हैंड टूल है ना। एक एक से आप समझते हैं। पहले हम बात करते हैं किस मटेरियल का बना होगा। पहले हम किसकी बात करेंगे कि सर ये जो है ये किस मटेरियल का बना होता है। हम मटेरियल की बात करें इसमें, तो जाहिर सी बात है जब मटेरियल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करने वाले हैं? ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरी बॉडी बनी हुई है, इस बॉडी की बात करेंगे। तो किसकी बनी होगी सर? ये किसकी बनी होगी? बोलो। कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील एलॉय किसकी बनी होगी? फोर्ज स्टील एलॉय की। जो सस्ते रहते हैं वो सीआई के बनते हैं, बट आपको याद रखना है फोर्ज कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील एलॉय। फोर्ज स्टील एलॉय, फोर्ज स्टील एलॉय। जी हाँ, सीआई भी फोर्ज स्टील एलॉय। ध्यान दो थोड़ा सा। लेकिन ये जो फेज है, सॉरी पिन है, और ये जो फेज है इसको हम क्या करेंगे? टेम्पर, हार्ड करेंगे। ठीक है, ये तो हमको पता है कि लास्ट वाली पोर्शन को हम क्या करते हैं? हार्डनिंग करते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका जो पिन है एंड जो फेज है, ये मटेरियल तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसकी हार्डनिंग करेंगे। पिन और फेस का कठोरीकरण करेंगे, कठोरीकरण करेंगे। ठीक है, कठोरीकरण करेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो चिक वाला पोर्शन जो है, ये जो चिक वाला जो पोर्शन है, इस चिक वाले पोर्शन को हम हार्ड नहीं रखते, इसको हम नरम रखेंगे, इसको मुलायम रखेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हार्ड करने की, है ना। और अभी डायग्राम में आपने देखा होगा, जस्ट इससे पहले एक डायग्राम बताया था मैंने, इसी चिक पर कुछ लिखा हुआ था, इसी चिक पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था। देखिए, ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। तो उसी के नीचे हमने पहला पॉइंट लिख लिया था कि सर ये फोर्जिंग मेथड द्वारा बनता है और एलॉय स्टील का होता है। दूसरा हमने क्या देखा था कि इसके जो फेज है और इसका जो पिन है ये हार्डनिंग मेथड द्वारा बनेगा।
थर्ड देखिए किधर गया भैया, चेक किए जी। हाँ फोर्जिंग, इसको दबा दबा के बनाते हैं ना फोर्जिंग प्रोसेस द्वारा। और उसमें भी अगर बहुत अंदर जाओगे तो यहाँ पर ड्रॉप फोर्जिंग का यूज करते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग का यूज करते हैं। चिक जो है, चिक नर्म होता है या नर्म बनाया जाता है जिस पर हथौड़े का भार लिखा रहता है। जिस पर हथौड़े का भार लिखा रहता है, ठीक है। ये चिक वाला पोर्शन हो गया। क्लियर है, ये मटेरियल हो गया। अब बचा मटेरियल किसका है, ये पीछे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन। तो देखिए हम जनरली इंजीनियरिंग हथौड़े की बात कर रहे हैं जो आपके सामने ये दिख रहा है, और इंजीनियरिंग हथौड़े में ये वाला जो पोर्शन है वो लकड़ी का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है जी, लकड़ी का बनाया जाता है ना। तो अगर इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको पूछ लिया कि हैंडल किसका बना होता है तो वो लकड़ी का बना होगा, ठीक। किसका बना होगा, लकड़ी का बना होगा। आगे देखिए, मटेरियल का काम खत्म हो गया। यहाँ पर मटेरियल हमने सारे देख लिए कि भैया ये स्टील एलॉय का बनेगा या एलॉय स्टील का फोर्जिंग मेथड के थ्रू बनेगा। सेकंड हमने यहाँ पर देखा कि इसके चिक को नर्म रखेंगे, पिन और फेस जो है वो हार्ड रखेंगे, ठीक है। और ये हैंडल जो है वो लकड़ी का बना रहेगा। अगला चलते हैं, फेस किसे कहेंगे सर, फेस किसे कहेंगे। हाँ नीचे वाले को तो बोलेंगे, लेकिन फेस क्या काम करता है, क्या काम करता है फेस, फेस क्या काम करता है। जाहिर सी बात है हैमरिंग का वर्क करेगा, है ना। चोट देने वाला हिस्सा है ये, चोट देने का काम करता है। क्या करता है ये, चोट देने का काम करता है। तो सर ऊपर वाला पिन क्या करता है, बोलो ऊपर वाले हिस्से से क्या करते हैं, पिन से क्या करते हैं। तो पिन से जब आप वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग हो या मान लीजिए आप कोई रिविट वगैरह कील वगैरह ठोक रहे हैं, तो उसके लिए सेफिंग या फोर्जिंग का काम करता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये भी ठोकने का काम करता है, लेकिन ये किसी फ्लैट सरफेस पे आपको कंटिन्यूस मारना है तो उसके लिए आपके पास में फेस है। पिन जो है वो किसके लिए होता है, वेल्डिंग व रिविटिंग, रिविटिंग में आकार देने तथा फोर्जिंग, फोर्जिंग मतलब स्मिथ के लिए होता है। और इसी पिन के आधार पर, इसी पिन के आधार पर हैमर को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो पिन है वो 3 प्रकार की यूज कर सकते हैं। कितने प्रकार की पिन यूज कर सकते हैं सर, 3, ठीक है। एक बॉल टाइप का, एक स्ट्रेट टाइप का और एक क्रॉस टाइप का। बॉल पिन, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन। ये 3 पिन यूज की जाती है जनरली इंजीनियरिंग हैमर में, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन एंड क्रॉस पिन। क्रॉस पिन में पिन में, पिन का यूज लिख लो, इंग्लिश वाले लिख लो।
इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड रिवेटिंग, welding and riveting for safe and forging work, या for shaping and forging बस लिख लेंगे, for shaping and forging. For forging and shaping, आकार, आकार. ठीक है. अब जो आपका बॉल पिन है, ये बॉल पिन रिविट के लिए, चिप वगैरह निकालने के लिए या मार्किंग वगैरह के लिए यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं इसका? इसका यूज किसके लिए करेंगे हम? हो गया ना ऊपर का लिख के, चिपिंग के लिए. चिपिंग जानते हैं? कटिंग के समय जो अनवांटेड मटेरियल, बिना काम के मटेरियल, छोटी छोटी छीलन जो निकलती है, उस छीलन के लिए, छीलन के लिए. आप उसके आगे कॉमा करके लिखेंगे, मैं नीचे लिख दे रहा हूं. छीलन के लिए यूज होता है, रिविट के लिए यूज होता है, मतलब कील लगाने के लिए यूज होता है. ठीक है. और मार्किंग के लिए, मार्किंग के लिए, हिंदी वाले भी ऐसे लिख लेंगे, रिविट और मार्किंग के लिए. इसलिए ना बॉल पिन हैमर के 3 नाम है. इसी हैमर को हम बोलते हैं चिपिंग हैमर. इसी हैमर को बोलते हैं हम चिपिंग हैमर. इस हैमर को क्या बोलते हैं? चिपिंग हैमर. या इसी हैमर को बोला जाता है इंजीनियरिंग हैमर. इसी हैमर को क्या बोला जाता है? इंजीनियरिंग हैमर. तो आपसे पूछ लेगा इंजीनियरिंग हैमर को और किस नाम से जाना जाता है, या बॉल पेन हैमर को और किस नाम से जाना जाता है, या चिपिंग हैमर किसे कहते हैं. ठीक है. या चिपिंग हैमर का जो पिन है वो कैसा रहता है? तो बॉल जैसे होगा, बॉल जैसे होगा. हो गया. अब स्टेट पिन हटा दूं इसको, मैं डायग्राम दिखा रहा हूं स्टेट टिथ का. हो गया. अब देखिए, हटा दूं. हाँ, उसको हथौड़े से हल्का हल्का पीट के बाहर किया जाता है. अगला है स्टेट पिन हैमर. ये देखो, ये वाला, यही देखा था हमने, स्टेट पिन. स्टेट पिन में क्या है? एक चौड़ा हिस्सा रहता है, तो दूसरा जो है आपका ऐसा धारीदार हिस्सा रहता है, कुल्हाड़ी टाइप का रहता है. ठीक है. ये स्टेट पिन है. और अभी जो आपने देखा था वो बॉल पिन है, ये वाला, ये बॉल पिन है. ठीक है. और ये है आपका क्रॉस पिन. ये क्या है आपका? क्रॉस पिन. ठीक. तो क्रॉस पिन किसके लिए होता है? वो क्रॉस पिन के आगे लिखेंगे. पहले शायद स्टेट था ना, तो स्टेट पिन किसके लिए होता है? तो ये धातु को पीटकर फैलाने के लिए, धातु को फैलाने के लिए, फैलाने के लिए, धातु को पीट के फैलाने के लिए हम स्टेट टिथ का यूज करते हैं. और ये वाली जो एक एंड रहता है, इसका एक एज रहती है, एक हिस्सा या एक पार्ट जो रहता है वो कैसा रहता है आपका? सीधा रहता है, नुकीला और सीधा रहता है. ठीक है. नुकीला और सीधा रहता है. तो जो स्टेट पिन में ये वाला जो सामने दिख रहा है आपका, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, ये है आपका स्टेट टिथ. ठीक है. तो स्टेट टिथ हैमर का यूज क्या लिखोगे आप? कि धातु को फैलाने के लिए. लिखो इंग्लिश वाले, यूज फॉर ड्रा द मेटल, ड्राइंग वाला, ड्रॉ द मेटल. अगला क्रॉस के नीचे लिख लेना, खांचे बनाने के लिए, ग्रू बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए. इसका यूज है खांचे बनाने के लिए.
खांचे के साथ कॉमा करके एक चीज़ और लिख लेना, नालियाँ, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, खांचे व नालियाँ, नालियाँ बनाने के लिए, मतलब स्लॉट एंड ग्रूव, स्लॉट एंड ग्रूव के लिए, स्लॉट एंड ग्रूव के लिए, स्लॉट एंड ग्रूव के लिए। क्लियर है? तो यहां से हमने देख लिया कि भैया हमारे पास में जो पिन था, ये पिन वेल्डिंग या रिवीटिंग में शेप, किसी शेप को देने के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, इस पिन में भी 3 प्रकार के पिन होते हैं। पहला आपका बॉल पिन, जिसको हम इंजीनियरिंग हैमर या फिर चिपिंग हैमर के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग चिप्स को हटाने के लिए या मार्किंग के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, या रिविटर वगैरह, कील वगैरह लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा हेड है आपका स्टेट। स्टेट मतलब ऐसा बिल्कुल नुकीला पोर्शन हो जाएगा, सीधा रहेगा। इसका उपयोग हम धातु को फैलाने के लिए करते हैं। और तीसरा जो इसका टाइप था, वो तीसरा टाइप था आपका कि सर क्रॉस पिन होगा। और क्रॉस पिन का यूज़ जो है वो जनरली हम छोटे छोटे नालियाँ बनाने के लिए या स्लॉट बनाने के लिए करते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ से हमने हैंडल देख लिया कि भैया जनरली वुड का बना होता है। दूसरा हमने चिक देख लिया। चिक ये वाला बीच वाला पोर्शन है जिसमें हथौड़े का वजन लिखा हुआ रहता है, ये नर्म बना होता है। नी देख लिया, इसको हार्डनिंग द्वारा बनाते हैं। और ये वो पोर्शन है जो रिविटिंग और वेल्डिंग के समय पर धातु को आकार वगैरह देने या फोर्जिंग वगैरह करने के काम आता है, या हल्का सा मरोड़ के उसको बेंड करने के काम आता है। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। फेस का क्या काम है? तो ये सिर्फ चोट पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, हैमरिंग देने का काम करता है, यहाँ पर सिर्फ चोट देगा। इसके बाद आई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आई की बात करते हैं। तो ये आई क्या करता है सर? हैंडल को फिक्स करने का काम करेगा। ठीक है, हैंडल को फिक्स करने का काम करेगा। तो आई के कहीं पर भी लिख लीजिएगा, आई लगा के इसका उपयोग, या यह आई हैंडल को फिक्स करता है, बस यह हैंडल को फिक्स करता है, यह हैंडल को फिक्स करता है, फिक्स्ड करता है, यह हैंडल को फिक्स करता है, यह हैंडल को फिक्स करता है। और ये किसके साथ रहता है? किसके सहायता से करता है? तो वेज की सहायता से। किसकी सहायता से करता है? वेज दिख रहा है साइड में। किसकी सहायता से करता है? वेज की सहायता से करता है। कोष्टक में लिख लेना, वेज की सहायता से, वेज की सहायता से। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वेज की सहायता से करता है। हाँ जी, हाँ, ये वाला जो पोर्शन, जैसे ये खाली जगह है, ये है आपका आई, यहाँ पर ये जाएगा, ऐसा फिक्स हो जाएगा। ये तो हैंडल है, ये जो दिख रहा है ये हैंडल है। लेकिन ये जो खाली जगह जहाँ फिक्स हुआ है, ये आपका आई वाला पोर्शन है। ठीक है, हाँ। और इसको अभी ये निकले ना करके यहाँ कुछ लगाएंगे, वो क्या है आपका? वेज। वो क्या है? वेज, जिससे वो पैक हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, है ना। तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो किसकी सहायता से? वेज की सहायता से। वेज की सहायता से करते हैं हम। और इसका काम होता है हैंडल को फिक्स करना। क्लियर हो गया इतना? अरे हो गया सारी चीजें। अब लिखो, इसको स्पेसिफाइड किससे करते हैं? इसका निर्दिष्टीकरण किससे किया जाता है? इसको स्पेसिफाइड किससे करते हैं? इसका निर्दिष्टीकरण किससे किया जाता है?
हमने यहाँ पर मटेरियल देख लिया और दूसरा पार्ट्स देख लिया, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, स्पेसिफाइड, निर्दिष्ट किससे करते हैं, स्पेसिफाइड किससे होता है। दो चीज़ों से होता है, एक हथौड़े के भार और पिन का आकार। हथौड़े का भार और पिन का आकार, हथौड़े का भार और पिन का आकार। इंग्लिश में लिखेंगे साइज ऑफ पिन एंड वेट ऑफ हैमर। वेट ऑफ हैमर, ये जो वेट है, इसका जो भार होता है वो 125 ग्राम से लेके 1.5 केजी तक होता है। 125 ग्राम से लेके 1.5 केजी तक होता है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग हथौड़े का वेट पूछा जाएगा, जिसमें आपको इंजीनियरिंग हथौड़े का वेट पूछा जाता है, क्योंकि हम जनरली इसी का यूज़ करेंगे, है ना, इंजीनियरिंग हथौड़े का वेट। इंजीनियरिंग हथौड़े का वेट, इंजीनियरिंग हैमर, जिसका उपयोग मार्किंग के लिए करते हैं, मार्किंग के लिए करते हैं, उसका वेट होता है आपका 250 ग्राम। 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। इंजीनियरिंग हैमर 2016 ITI लोको पायलट में क्वेश्चन पूछ चुका था कि इंजीनियरिंग हैमर का वज़न कितना होता है, ठीक है। हो सकता है इस बार पूछ ले कि मार्किंग के लिए हैमर का वज़न कितना होता है आपको, तो आपको बताना है कितना है ये, 250 ग्राम। कितना होता है जी, 250 ग्राम, ठीक है। हो गया इतना, अरे हो गया, चलो आगे देखो। इसी के नीचे लिख लेना नोट करके, घन का वजन स्लेज हैमर, स्लेज हैमर जिसको घन बोलते हैं ना, घन का वजन 2 से 10 केजी का होता है। 2 से 10 केजी का होता है। मतलब दो चीज़ होती है इंजीनियरिंग में, एक जो बड़ा होता है उसको घन बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको हथौड़ा बोलते हैं। हथौड़ा 125 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक होता है, और ये 2 किलो से लेके 10 किलो तक होता है, ठीक है, बड़ा सा। अब इसका यूज़ कहाँ करोगे हथौड़े का, तो हथौड़े का यूज़ छोटे काम के लिए, कील वगैरह लगाना है, चिप्स को हटाना है, मार्किंग करवाना है, पंचिंग करवाना है, उसमें यूज़ होगा। घन का यूज़ कहाँ होगा बड़े का, तो जैसे आपको रॉड को काटना है, रॉड की कटिंग करना है, ठीक है, हाँ रॉड की कटिंग करना है, तो रॉड की कटिंग के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, घन का यूज़ करेंगे। छोटे वाले से काम बनेगा नहीं, तो वहाँ पर आप घन का यूज़ करेंगे। बहुत भारी चोट लगाना है, या कोई एंगल बनाना है, या कोई चैनल सेक्शन बनाना है पीट का, तो उसमें आप किसका यूज़ करोगे, घन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो घन का बड़े काम के लिए यूज़ हो जाता है।
चलिए ये है स्पेसिफाइड, तो स्पेसिफाइड हम दो चीज से करते हैं, साइज और वेट से, ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा वुड मैलेट, लकड़ी का मैलेट, बस यहाँ पर ये खत्म होता है, वुड मैलेट, वुड मैलेट। ये सिलेबस में हमारे इतने ही है ना, वुड मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। देखो ये आपका ये वाला था घन, जिसकी हमने बात किया था, है ना। अच्छा, ये क्लो हैमर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अभी लिखवा दूंगा। ये लिखो वुड मैलेट, मैलेट, लकड़ी का मैलेट, मतलब लकड़ी का हथौड़ा रहता है, पूरा लकड़ी का बना होता है। जैसे यहाँ मेटल है और ये लकड़ी है ना, ये पूरा लकड़ी का बना होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरा लकड़ी का बना होगा, तो लिखो यह लकड़ी लकड़ी नरम धातु चमड़ा प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन हमको सिर्फ याद रखना है लकड़ी वाला। वुड मैलेट जो है वो लकड़ी का बना होता है। वुड मेटल जो है वो लकड़ी का बना होता है, हमें यही याद रखना है। बट जनरली आप लकड़ी, नरम धातु, चमड़ा या प्लास्टिक का बना सकते हैं। अब वुड मेटल जो है वो कहाँ यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है सीट मेटल में। सीट मेटल ऑपरेशन में, सीट मेटल ऑपरेशन में इसका यूज़ होता है। यह जॉब को मोड़ने या सीधा करने, लेदर सीधा करने में काम आता है। जनरली ये कहाँ देखने को मिलेगा, कारपेंटर्स के पास, बढ़ई के पास होता है। कहाँ होता है, बढ़ई के पास होता है, कारपेंटर्स के पास होता है, ठीक है। जनरली ये बढ़ई को के पास देखने को मिलेगा, कारपेंटर्स के पास देखने को मिलेगा। हो गया नोट करके। हो गया, चलो आगे देखो। यहाँ पर एक ख़त्म होता है हमारे सिलेबस में, बस इतना ही है। बट यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, देखो
क्ले हैमर करके। ये क्ले हैमर का उपयोग आप समझ गए होंगे। क्ले हैमर मतलब इसका जो नी वाला पोर्शन है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, सॉरी पिन वाला पोर्शन इस प्रकार से रहता है, और इसका काम होता है स्ट्रक्चर में या लकड़ी से कील वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर या लकड़ी से कील निकालने के लिए, कील निकालने के लिए मतलब रिविट निकालने के लिए, रिविट निकालने के लिए, स्ट्रक्चर से कील वगैरह या रिविट को निकालने के लिए, स्ट्रक्चर वगैरह से कील या रिविट को निकालने के लिए। खैर ये पूछेगा नहीं बट नॉलेज के लिए लिख लो। चलो आगे चलते हैं। हाँ कहीं लिख लो, क्लो हैमर। अगला हमने क्या देखा था? चीजल। अगला चीजल देखा था ना। अगली हेडिंग डालो चीजल। चीजल। अगली हेडिंग डालो चीजल, छेनी, छेनी। अगली हेडिंग है चीजल, छेनी। छेनी आपके सामने दिख रहा है, देखो छेनी। ठीक है, हाँ। किस मटेरियल की बनी होगी सर छेनी? किस मटेरियल की बनी होगी? जाहिर सी बात है कटिंग टूल है ये, कटिंग एज वगैरह दिख रही है, और काटने वाले औजार हार्ड बनते हैं। हार्ड बनेंगे मतलब हाई कार्बन स्टील की होगी। किसकी होगी ये? हाई कार्बन स्टील की। तो लिखेंगे सबसे पहले तो यह एक हस्त कर्तन औजार है। इट इज अ हैंड कटिंग टूल। इट इज अ हैंड कटिंग टूल। इट इज अ हैंड कटिंग टूल। मटेरियल में लिखेंगे हाई कार्बन स्टील का होगा, और इसको भी फोर्जिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। फोर्जिंग मेथड द्वारा बनाया जाता है। लेकिन फिर से वही टेम्पर करेंगे इसके एंड को। क्या करने वाले हैं हम? टेम्पर करेंगे। हार्ड एंड टेम्पर। कठोर तथा टेम्पर किए करेंगे हम। ठीक है, हार्ड एंड टेम्पर करेंगे। अगर ये नहीं दिखता है, हाई कार्बन स्टील नहीं दिखता है, तब हमको जाना है वेनेडियम क्रोमियम स्टील के साथ। किसके साथ जाना है? वेनेडियम क्रोमियम स्टील के साथ। अगर ये नहीं दिखता है तब हमें जाना है वेनेडियम क्रोमियम स्टील के साथ। वेनेडियम क्रोमियम स्टील। वेनेडियम हाँ क्रोमियम स्टील। वेनेडियम क्रोमियम स्टील का बना होता है। वेनेडियम क्रोमियम, वेनेडियम VEN क्रोमियम, वेनेडियम क्रोमियम स्टील। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करेंगे कि सर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें कैसा दिखता है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें कैसे दिखता है? कुछ इस प्रकार से है, देखो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है
अगला है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो आकार है, इसके अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ कास्ट, अनुप्रस्थ कास्ट मतलब ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये जो यहाँ से काटने के बाद दिखेगा, ठीक है। तो ये या तो हेक्सागोनल होता है या तो ऑक्टागोनल होता है, या तो हेक्सागोनल होता है या तो ऑक्टागोनल होता है। या तो वो षटभुज होगा या तो वो अष्टभुज होगा, है ना। या तो षटभुज होगा या तो अष्टभुज होगा, ठीक है। अब इसके बाद में दिखता कैसे है वो अपन यहाँ से कुछ पार्ट्स इसके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स पढ़ते हैं कि सर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इन पार्ट्स में देखो सामने डायग्राम में आपको दिख रहा है, सिंपल है ये डायग्राम, इसमें अलग से कुछ नहीं है ना। देखो इधर, इधर से चलते हैं। इस पूरे लास्ट वाले एंड को क्या कहते हैं सर हम? हेड, ठीक है। बीच वाला क्या कहलाता है? बॉडी, या इसको बोला जाता है सैंक। इसको क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं, ठीक है। और ये जो इधर वाला लास्ट वाला जो आखिरी का हिस्सा है, ठीक है, ये जो आखिरी का हिस्सा है वो कहलाता है कटिंग एज। ये वाला जो लास्ट वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? कटिंग एज, ठीक है। कर्तन, किनार, कर्तन किनार। और ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अभी एंगल अलग से मैं बना के बताऊंगा, वो कहलाएगा फोर्जिंग एंगल या कटिंग एंगल। अभी इसको नहीं लिखना है, ये इसको अभी ज़रूरत नहीं है ना, उसको अलग से देखेंगे अपन। तो इसके कितने पार्ट हो गए सर? 3 पार्ट। टॉप वाले को हम क्या कहते हैं सर जी? हेड। बीच वाले को बॉडी या सैंक, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम? कटिंग एज। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? कटिंग एज। ठीक है। हिंदी वाले इसको बॉडी को बॉडी लिख लेना, हेड को बस शीर्ष लिख सकते हो, बाकी तो सैंक मैंने लिख दिया है हिंदी में। हो गया। चलो अब देखते हैं कि एक से सारे। अभी हम बात करते हैं सर हेड की। किसकी बात करते हैं? हेड की। तो आपका जो हेड है वो किस प्रकार का दिख रहा है? हल्का सा सिकुड़ता हुआ, हल्का सा सिकुड़ता हुआ। मतलब इसका हेड कैसा रहता है? श्रिंक रहता है। सामने लिखा हुआ है इसका हेड कैसा रहता है? श्रिंकिंग हेड होता है। कैसा हेड होता है सर जी? श्रिंकिंग हेड होता है। ये जो हेड है वो कैसा रहता है? ये हेड जो है वो कैसा रहता है? हल्का सा झुका हुआ, हल्का सा टेपर रहता है, ठीक है। हल्का सा झुका हुआ रहता है, हल्का सा टेपर रहता है। तो सर कितना श्रिंक होता है? कितना श्रिंक होता है? इसका ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ये वाला आखिरी हिस्सा, इसको हम 10 से 12 डिग्री का क्या करते हैं? चेम्परिंग देते हैं, है ना। लास्ट वाले एंड को हल्का सा काट देते हैं। 10 से 12 डिग्री का क्या करते हैं? चेम्पर करते हैं, चेम्परिंग करते हैं, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है, हेड का जो एंगल झुकाव होता है
वो आप बोल सकते हो कि सर जो हेड का एंगल है वो लोग 40, लगभग ये मान के चलिए कि 40 से 70 डिग्री के आसपास होगा। हेड का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 40 से 70 डिग्री के आसपास, 40 to 70 डिग्री। बट इसको ज़रूरत नहीं है, आपको ये बस पूछा जाता है कि शीर्ष के हेड में चेम्परिंग करते हैं, लास्ट में चेम्परिंग करते हैं, ये तो यहाँ से एंगल आएगा पूरा, वो आपका 30 से 70 होगा। बट आपको पूछेगा इंड वाला जो चेम्परिंग सबसे आखिरी छोर में, यहाँ पर जो चेम्परिंग की जाती है वो कितनी डिग्री की चेम्परिंग होती है। तो सर यहाँ जो चेम्पर प्रोसेस बनाते हैं, चेम्परिंग मतलब ध्यान दो इधर, अगर ये कोई इंड इस प्रकार से है, अब यहाँ मान लीजिए डायामीटर कम भी हो गया है, बट अभी चेम्पर नहीं है। चेम्पर कब बनेगा, जब इसके एंड को ऐसा बनाओगे, ठीक, इस प्रकार से बना, तो ये चेम्परिंग कहलाता है। ये चेम्परिंग किया जाता है 10 to 12 डिग्री का, 10 to 12 डिग्री का। अच्छा, इस एंड में क्या करेंगे, हथौड़ी की चोट कौन से एंड में आएगी, कटिंग एज वाले में आएगी या शीर्ष वाले में आएगी, कहाँ पर आएगी सर, हेमर की चोट कहाँ लगाओगे आप, हेड पर। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जब हथौड़ी की चोट खा कर चोट लग कर, चोट लग कर यह फैल जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, तो तब इसे मशरूम हेड कहते हैं। छत्ते जैसे हो जाता है ठोक ठोक के, जैसे इस एंड को आप ये देखो, ये चेम्पर दिख रहा है, इसको आप ठोकते जाओगे तो फैलते जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मशरूम हेड कहते हैं, इसे हम मशरूम हेड कहते हैं, ठीक है, इसे हम मशरूम हेड कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग, its section are draw is called mushroom head, is called mushroom head, तब इसे मशरूम हेड कहते हैं, तब इसे मशरूम हेड कहते हैं, तब इसे मशरूम हेड कहते हैं। अब ये जो कटिंग एज है, ध्यान दो, ये जो कटिंग एज है ये कैसी बनेगी, हार्ड एंड टेम्पर। कटिंग एज जो रहेगी वो हार्ड और टेम्पर बनी रहेगी। किस मटेरियल की होगी, तो ये ऑलरेडी ऊपर लिखवा दिया हूँ, ठीक है, लेकिन इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो एंगल हम देखते हैं कि सर इसका एंगल कितना होता है। इतना हो गया, इतना नोट कर लिया हमने, अरे हो गया, चलो इसका एंगल देखते हैं, है ना। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये क्या है सर, सरफेस है, इस सरफेस पर हमने एक चीज़ल रख दिया, एक छेनी रख दिया, इस सरफेस पे हमने क्या रख दिया है, एक चीज़ल रख दिया हमने, छेनी रख दिया।
इस सरफेस पे जो चीजल और छेनी रखे हुए हैं, ये इसका कटिंग एज है, ये इसका कटिंग एज है, ठीक है, यही कटिंग एज। तो कटिंग एज के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम कटिंग एंगल। उसको हम क्या बोलेंगे सर? कटिंग एंगल। क्या बोलेंगे उसको, जल्दी बोलो? कटिंग एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं इधर नीचे लिख दूँ, अरे यार यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये है आपका कटिंग एंगल। दो कटिंग एज के बीच का कोण कटिंग एंगल, या इसी को हम बोलते हैं पॉइंट एंगल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। अब देखो यहाँ पर आपके धातु के साथ या वर्कपीस के साथ में इस कटिंग एज के साथ एक एंगल दिख रहा है। इस एंगल को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं? क्लियरेंस एंगल। छूट कोण, ठीक है, कर्तन कोण, कर्तन कोण, या इसी क्लियरेंस एंगल को झुकाव कोण भी बोल सकते हो आप। अवकाश कोण या झुकाव कोण, अवकाश कोण या झुकाव कोण, ठीक है, अवकाश कोण या झुकाव कोण। चलिए आगे देखो, अगला देखो, इस परपेंडिकुलर के साथ में एक और बनेगा। इस परपेंडिकुलर के साथ भी एक कोण दिख रहा होगा इसके दोनों पोर्शन पर। तो सर जी ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं रैक एंगल। रैक कोण, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? रैक एंगल या रैक कोण। थोड़ा सा जाने, किसी भी कटिंग टूल के, याद रखना, किसी भी कटिंग टूल पर जो रैक एंगल बनता है वो हमेशा फेस के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? फेस के साथ बनता है। और जो क्लियरेंस एंगल होता है वो हमेशा फ्लैंक के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? फ्लैंक के साथ। फेस का क्या काम होता है? फेस का काम होता है सर, मतलब फेस क्या कहलाता है? वो जिसके ऊपर से चिप निकलती है, वो जिसके ऊपर से चिप निकलती है। तो यहाँ से क्या निकलेगी? छीलन, छीलन निकलती है, निकलती है। आप काटेंगे ना इस प्रकार से, तो जिसके ऊपर से छीलन निकलेगी वो क्या कहलाएगा? आपका फेस। वो क्या कहलाएगा? फेस। मतलब ये किसके लिए होता है सर? छीलन के लिए। ये किसके लिए होता है? छीलन के लिए होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आप अगर मान लीजिए, अच्छा ये क्या काम करता है? अवकाश कोण क्या काम करता है? तो ये वर्कपीस की सतह, वर्कपीस की सतह को घिसने से बचाता है। वर्कपीस की सतह को घिसने से बचाता, मतलब जॉब की सतह को घिसने से बचाता है, घिसने से बचाता है। जॉब की सतह को घिसने से बचाता है, जॉब की सतह को घिसने से बचाता है। यदि आप क्लियरेंस एंगल मतलब अवकाश कोण को कम करते हैं या शून्य कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, तब कौन सा कोण बढ़ेगा? तब कौन सा कोण बढ़ेगा? रेक कोण बढ़ेगा। तब कौन सा कोण बढ़ेगा? रेक कोण बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन अब ध्यान दो, ये जीरो हो गया। मान लीजिए सरफेस है और ये आपका अभी चीजल ऐसा काम कर रहा था, अब इस एंगल को जीरो कर दिया आपने, तो क्या होगा? ये फिसल जाएगी, ये फिसल जाएगी और छीलन निकलेगी नहीं। तब क्या होगा? तब रेक कोण जीरो होगा, लेकिन छेनी जो होगी, छेनी
या चीजल चीजल जॉब में फिसलेगी फिसलेगी जिससे कटिंग नहीं होगी, जिससे कटिंग नहीं होगी। तो सर अगर मैं इस क्लियरेंस कोण का मान शून्य कर दें हम तो दिक्कत हो जाएगी। पहली दिक्कत तो क्या होगी कि स्लिप होगी, दूसरी दिक्कत क्या होगी कि ये जो जॉब की सतह है, ये जो जॉब की सतह है उसमें स्क्रैच वगैरह भी आने लगेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें जब फिटर के लिए हम देखते हैं तो पावर कितना लगेगा, मेटल रिमूविंग रेट क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, बट हमारे काम का उतना नहीं है। यही चीज़ अगर मान लो उल्टा कर दूं, मैं क्लियरेंस से कोण का मान बढ़ा दूं, तो क्लियरेंस कोण का मान बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर शक्ति ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेक एंगल कम हो जाएगा, रेक एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी बस एक ही चीज़ समझो। इसके बाद देखो मेन है कटिंग कोण, पॉइंट एंगल। तो ये जो पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल है, यह जॉब की धातु या इसका मान, ऐसा लिखो, इसका मान जॉब की धातु पर निर्भर करता है। इट इज डिपेंड ऑन वर्कपीस मटेरियल, वर्कपीस मटेरियल। अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ये वाला जो पोर्शन है मतलब हॉरिजेंटल से इस चीजल के सेंटर के बीच का कोण, इसको बोलते हैं झुकाव कोण, झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या इंक्लाइंड एंगल, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या इंक्लाइंड एंगल। क्लियर है? ये है, बना लीजिए जल्दी से। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, झुकाव कोण। हो गया? बोलिए। इसका मान जॉब की धातु पर निर्भर करता है। कौन सा पॉइंट है? घिसने, झुकने नहीं, घिसने से बचाता है। इट इज प्रिवेंट द
फिनिश सरफेस ऑफ जॉब। हो गया। अगला लिखिए, हटा दें। कटिंग एंगल एंड इंक्लाइंड एंगल, झुकाव कोण और कर्तन कोण। ध्यान दो, कर्तन कोण को पॉइंट एंगल भी कहते हैं ना, बिंदु कोण। डिफरेंस नहीं, इनका वैल्यूज देखना है। अब ध्यान दो इधर, अगर हमारे पास मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, यहां से देखो, इधर से इस पॉइंट से इधर की ओर और इधर नीचे पर होगा, मतलब ये वाला पोर्शन दिखा रहा है, ये पोर्शन जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, दिखा रहा है आपको। ये आपका क्या कहलाएगा, कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई नरम धातु है, नरम धातु है, तो उसके लिए इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम। लेकिन अगर कोई हार्ड धातु है, कोई कठोर धातु है, तो कठोर धातु के लिए ये क्या होगा, हल्का सा मोटा। मोटा होगा मतलब एंगल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखना है कि अगर कोई नर्म धातु है, कैसी धातु है, नर्म धातु है। अब नर्म धातु में जैसे मैं बात करूँ अभी एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, इनकी बात करूँ। ठीक है, किसकी बात करूँ, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक मतलब सीसा, एल्यूमिनियम, सीसा, आपका तांबा, जस्ता, इनकी मैं बात करूँ तो इस पे, अरे यार इस पर कटिंग एंगल हमें ज़्यादा चाहिए या कम, कम चाहिए। कटिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी सर, कम होगी, ये 45 डिग्री के आसपास होगी, 45 डिग्री। दूसरा, एल्यूमिनियम से हल्का सा हार्ड, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम से हल्का सा हार्ड, कॉपर की। हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। कॉपर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉपर की। तो कॉपर में एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसको ऐसा कर लो, इसको 45 मत करो, इसको 30 रख लो, ये 45 हो जाएगा, ये 30, ये 45 जी। हाँ, वेरी करते जाती है। इसके बाद में कोई भी सॉफ्ट स्टील आ जाए, जैसे एमएस हुआ, माइल्ड स्टील हुआ, या कोई सॉफ्ट स्टील है, कोई मृदु स्टील है, तो इस मृदु स्टील के लिए इसका वैल्यू लगभग ये मान के चलिए 54-55 डिग्री के आसपास होगा, 54-55 डिग्री के आसपास होगा। और इसके बाद में अगर मान लीजिए कोई सीआई है, इससे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, कास्ट आयरन है ना, कोई ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा है,
कास्ट आयरन है तो इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा, 60 डिग्री के आसपास हो जाएगा। इससे और मोटा मान लीजिए हाई कार्बन स्टील आ जाए, हाई कार्बन स्टील आ जाए, ठीक है, हाई कार्बन स्टील आ जाए, लेकिन इसके साथ अब ज़्यादा हार्डनिंग के साथ, ज़्यादा हार्डनेस के साथ, है ना, हाई कार्बन स्टील आ जाए ज़्यादा हार्डनेस के साथ, हार्ड के साथ, तो ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, अब झुकाव कोण क्या होगा, तो झुकाव कोण भी सर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, इस टाइप से, ठीक। तो स्टार्टिंग में आपका ये लगभग, ये मान के चलिए 22 डिग्री के आसपास होगा, फिर 29.5 डिग्री के आसपास होगा, इसके बाद में आपका ये 32 डिग्री के आसपास होगा, 37 डिग्री के आसपास होगा, 39.5 डिग्री के आसपास होगा, इस टाइप से वेरी करते जाता है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ तो ध्यान रखना है, दो चीज़ क्या ध्यान रखना है कि अगर सॉफ्ट है तो एंगल कम होगा और हार्ड है तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ना, इसके नीचे लिख लेंगे, अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है, मुलायम धातु है, कोई नर्म धातु है, तो उसके लिए जो एंगल होगा वो कम रहेगा, और अगर कठोर धातु है, कोई हार्ड मेटल है, तो उसके लिए एंगल ज़्यादा होगा। ये दो चीज़ यहाँ लिख लेना और ये एंगल याद रखना, जो दो चीज़ यहाँ लिख के एंगल याद रख लेना। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, इसके टाइप लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चीज़ल, 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 पहला लिखेंगे हम फ्लैट, हाँ जी फ्लैट, इस पे नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखिएगा फ्लैट, पहला है आपका फ्लैट चीज़ल, फ्लैट चीज़ल, फ्लैट चीज़ल, ठीक है। फ्लैट चीज़ल का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी रहेगी, यहाँ से लेके ये जो बॉडी वाला हिस्सा है, ये बॉडी वाला हिस्सा बिल्कुल सपाट रहेगा, अभी आपको कटिंग दिख रही है ना, वो बिल्कुल सपाट रहेगा, प्लेन रहेगा आपका, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी बॉडी सपाट, फ्लैट रहती है, इसकी बॉडी फ्लैट रहती है, सपाट रहती है, और इसका यूज़ लिख लेंगे, इसका जो यूज़ है वो वेल्डिंग या कास्टिंग द्वारा आए अतिरिक्त पदार्थ को हटाने के लिए करते हैं, वेल्डिंग या कास्टिंग ढलाई द्वारा
आए अतिरिक्त पदार्थ को हटाने के लिए। इट इज यूज टू रिमूव द एक्सेस मटेरियल, एक्सेस एक्स्ट्रा वाला है मटेरियल फ्रॉम द वेल्डिंग एंड कास्टिंग। एक्स वाला CSS। It is used to remove the excess material of welding and casting, या in welding and casting। हो गया। हटा दे। चलो दूसरा लिखोगे क्रॉस चीजल। दूसरा लिखोगे क्रॉस चीजल, दूसरा लिखोगे क्रॉस चीजल, या उसी को केप चीजल भी कहते हैं। क्रॉप सीजल या केप सीजल। उपयोग लिख लेना। ये जो है वो चाबी घाट, चाबी घाट मतलब कीवे, ग्रू मतलब नाली, ग्रू तथा झिर्री के लिए किया जाता है। झिर्री, झिर्री मतलब थोड़ा जो हाँ मतलब एजेस को हटाना, सीएम बोलते ना इस टाइप से, हल्का हल्का आउटर एज को हटाना। ठीक है। इट इज यूज फॉर कीवे, ग्रूव एंड रिमूव द आउटर एज। अगला लिखेंगे हाफ राउंड, उसी के नीचे लिखा हुआ है हाफ राउंड चीजल। जो डायग्राम में देखो क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। ये इसका आधा राउंड दिखेगा आपका ना, हाफ राउंड। ठीक है, हाफ राउंड दिखेगा ऐसा, दिख रहा है ना आपको? ये हाफ राउंड बना हुआ, ये ऐसा दिख रहा है इस टाइप, ऐसी बनी हुई है ना। इस टाइप से, ठीक है, हाफ राउंड। अगला लिखोगे हाफ राउंड। अब नाम से समझ में आ रहा है हाफ राउंड है मतलब सर्कुलर स्लॉट के लिए होगा, तो लिखो इसका उपयोग वक्राकार खांचों के लिए होता है। यूज फॉर सर्कुलर स्लॉट्स, यूज फॉर सर्कुलर स्लॉट्स, यूज फॉर सर्कुलर स्लॉट्स। अगला लिखो डायमंड।
अगला लिखिए डायमंड, लिखा हुआ है अगला डायमंड। ठीक है, डायमंड में यूज में लिख लेना। किसको? चीजल को छेनी लिखवाया तो था। चीजल को हम छेनी कहते हैं, लिखे तो थे स्टार्टिंग में। ठीक है, हथौड़ा छेनी का उपयोग है ना। अगला लिखोगे डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। अगला है डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड छेनी, डायमंड छेनी। ये किनारे पर जो सर्कु स्क्वायर सेक्शन को कट करने के लिए होता है, लिखना। यूज में लिखना, किनारों पर चौकोन काटने के लिए, काटने के लिए। यूज फॉर स्क्वायर सरफेस एट कॉर्नर, एट कॉर्नर। जैसे आपको इस टाइप का चाहिए, मान लीजिए ऐसी कोई घूमी हुई है तो इसको 90 डिग्री पर देना है, तो आप इधर से भी कटिंग करेंगे हल्की हल्की सी चिपिंग, और इधर से भी मारेंगे, तो ये वाली जो है 100% क्या हो जाएगी, 90 डिग्री पर ऐसे बन जाएगी, ऐसे, है ना। तो 90 अंश का दिखाना है। जैसे मुझे यहाँ पर ये बनाना है, इस टाइप का बनाना है, तो यहाँ पर आपको ये जो लास्ट एंड बनाओगे आप, तो लास्ट एंड क्या करना पड़ेगा, छेनी से जब मारोगे इधर, हाँ जो किनारे वाला पोर्शन है, मान लीजिए हमारे पास कोई जॉब ऐसी रखी हुई है, अगर कोई जॉब इस प्रकार से बनी हुई रखी हुई है, तो इस जॉब को मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, तो ये वाला पोर्शन जो आएगा 90 डिग्री का, उसको बनाने के लिए हो गया। तो ये थी कुछ टाइप्स की चीज़ें, ठीक है, जो हमको याद रखना है। और यहीं पर होता है चीजल ख़त्म, चीजल होता है ख़त्म, और आपका हैंड टूल भी होता है ख़त्म। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना। हाँ, हटा दें। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग कटिंग टूल, कटिंग टूल। अगली हेडिंग है कटिंग टूल, अगली हेडिंग है कटिंग टूल, ठीक है। कटिंग टूल में लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा आरी। कटिंग टूल में लिखेंगे हेक्सा आरी, के बारे में देखते हैं। हेक्सा या आरी, ठीक है। देखिए हेक्सा या आरी कैसे दिखेगी, क्या काम करेगी, कैसे करती है वर्क, इस पर बात करते हैं। किस मटेरियल की बनी होगी, इस प्रकार से आपको डिवाइस दिखेगी, दैट इज़ कॉल्ड हेक्सा। इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सा। ये जो सी आकार का आपको दिख रहा है, ये जो आपको सी आकार का दिख रहा है, जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, सॉरी रेड कलर से बना रहा हूँ, ये सी आकार का जो पोर्शन है, ये कहलाता है आपका फ्रेम। क्या कहलाता है सर जी, फ्रेम कहलाता है। और ये फ्रेम जो है वो दो प्रकार के नट
दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिक्स्ड फ्रेम, जिसको हम सॉलिड फ्रेम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम। इसी को हम सॉलिड फ्रेम भी कहते हैं, इसी को हम सॉलिड फ्रेम भी कहते हैं, सॉलिड फ्रेम, इसी को हम सॉलिड फ्रेम भी कहते हैं। जो आपके सामने दिख रहा है ये सॉलिड फ्रेम है, ठीक है। यहीं पे बीच में हम कुछ पोली जगह रख देते हैं और यहाँ पर अप एंड डाउन वाला पोर्शन रखते हैं, इस प्रकार से रखते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हमको छोटे की तो हमें छोटा कर देते हैं, रिक्वायरमेंट बड़े की तो खोल के इसको बड़ा कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका एडजस्टेबल फ्रेम। तो एडजस्टेबल फ्रेम में किसी भी प्रकार की ब्लेड उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एक प्रकार की होगी। क्यों भैया? क्योंकि ये फिक्स है, तो जब फिक्स है तो जाहिर सी बात है एक प्रकार की यूज करोगे आप, या कुछ स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड 2-3 हो सकती है, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे पीछे अगर कर सकते हैं तो, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का फ्रेम ले रहे हैं। ये फ्लाइंग नेट की हेल्प से थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस बट नहीं होता है ना, जनरली 1 या 2 प्रकार की यूज़ कर सकते हो, बस हो गया। इसके बाद में देखो ये फ्रेम जनरली किस मटेरियल का बना होगा सर? हाँ जी, किस मटेरियल का बना होगा? तो CI का बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। किसका बना रहेगा? CI का बना रहेगा, हाँ सस्ता रहेगा। अब देखो इसके फ्रेम के एक एंड पर, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फ्रेम के एक एंड पर ये ब्लेड होल्डर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ब्लेड होल्डर। तो एक एंड पर फिक्स्ड ब्लेड होल्डर होता है, कैसा रहता है? फिक्स वाला, वो बदलता नहीं है, वो चेंज होता नहीं है। लेकिन दूसरे एंड पर जो रहेगा, ये वाला एंड जो है, ये नट बोल्ट से कस सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेबल ब्लेड हैंडल। और सर जो एडजस्टेबल ब्लेड हैंडल होगा उसके तरफ एक नट लगाया जाता है, उस नट को क्या कहते हैं? विंग नट। उस नट को क्या कहते हैं सर? विंग नट कहते हैं, ठीक है, विंग नट कहते हैं। उस नट को क्या कहते हैं? विंग नट कहते हैं। ये विंग नट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ऐसा विंग नट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है ना, ये विंग नट है। और ये वाला जो पोर्शन है, जो इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, दैट इज ये आपका हैंडल है, ये आपका क्या है? हैंडल है। और बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला, ये तो पिन है जहाँ फंसेगा वो, है ना। बीच वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है सर जी? ब्लेड। ये क्या कहलाता है? ब्लेड। अरे क्या कहलाएगा, जल्दी बोलो? ब्लेड। ब्लेड कहलाता है। इस ब्लेड में क्या रहती हैं जी? दांते बने रहते हैं। इस ब्लेड में क्या रहते हैं? दांते बने होते हैं, टिथ होती है। इस ब्लेड में क्या बने होते हैं, जल्दी बोलो? दांते बने होते हैं, टिथ बनी होती है। क्या बनी होती हैं? टिथ या दांते बने होते हैं, ठीक है। इतना नोट करो। उसके बाद में ये इसका मटेरियल पूछ लेता है, इसका मटेरियल पूछ लेता है। तो इसका मटेरियल क्या होगा? हाई कार्बन स्टील का होगा। या किसका बनाया जाता है? अलॉय स्टील का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है या अलॉय स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का बनाया जाएगा या एलॉय स्टील का बनाया जाएगा। लंबाई कितनी होगी जी? 250 से लेके 300, मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होगी। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लेड की बात कर रहे हैं,
ये ब्लेड के नीचे लिख रहे हैं ना, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ब्लेड की लंबाई है ना भैया, ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है, या उसी को हम बोल सकते हैं 250 mm से लेके 300 mm के बीच में होती है। 250 mm से लेके, अरे यार नोट कर लिए थे क्या? ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे, चलो एक बार मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, लिख लेना। ये किसका बना होता है? CI का। ये दो तरीके का होता है आपका, एक होता है सॉलिड और दूसरा होता है एडजस्टेबल, है ना। और विंग नट जो है वो इसके एडजस्टेबल ब्लेड हैंडल की ओर लगा होता है, और जो हैंडल है मेन फ्रेम का हैंडल है वहाँ पर फिक्स्ड ब्लेड हैंडल होता है, ठीक है। ये ब्लेड के हैंडल है, ये फ्रेम का हैंडल है, और बीच वाला जो पोर्शन है वो ब्लेड कहलाता है, जो हाई कार्बन स्टील का या एलॉय स्टील का बना होता है, जिसकी जो लंबाई है वो 250 से 300 मिलीमीटर के बीच की होती है, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है पिच। पिच अभी जिसकी मैंने बात किया था, पिच क्या है सर? दो दांतों के बीच की दूरी, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टिथ, दो टिथ के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं हम जी? पिच कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो तीन तरीके की यूज़ होती है। ये डिस्टेंस 0.8 mm तक अगर होती है, अगर ये डिस्टेंस 0.8 mm तक होती है, मतलब धातु कैसी रहेगी सर जी? धातु रहेगी बिल्कुल फाइन। धातु कैसी रहेगी? फाइन, चिकनी धातु रहेगी, ठीक है। पतले पाइप्स वगैरह रहेंगे, कैसे रहेंगे? पतले पाइप्स वगैरह रहेंगे, चिकनी होती है। मतलब ये 0.8 mm की पिच किसके लिए होगी? फाइन के लिए। किसको बोलते हैं? फाइन सतह, चिकनी सतह, ठीक है। फाइन सतह, चिकनी सरफेस। इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा, ठीक है। जहाँ पिच लिखा हुआ है ना, हमने पिच के नीचे देखते हैं, पिच के नीचे देखते हैं। अगर पिच का वैल्यू 0.8 है तो ये किसके लिए होता है? तो सर ये होता है फाइन सरफेस के लिए होता है। किस सरफेस के लिए होता है? फाइन सरफेस के लिए। सर ये mm में होता है डेटा, है ना, mm में होता है। अब 0.8 से ज़्यादा हो जाए, मतलब लगभग ये मान के चलिए कि 1 से लेके 1.4 के आसपास हो जाए, ठीक है। पिच जो है वो 1 से लेके 1.4 mm के आसपास हो जाए, तो इसको हम मीडियम बोलेंगे, इसको हम मीडियम बोलेंगे। और अगर मान लीजिए पिच का वैल्यू 1.8 mm हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कोर्स, इसको हम बोलते हैं कोर्स, खुरदरा। खुरदरा ये है चिकनी, चिकनी सतह। अच्छा जी, यहाँ पर कटिंग कैसी होगी? कटिंग कैसे करेगा? कर्तन कैसा करेगा? कटिंग कैसी देगा ये? तो अगर चिकनी सतह है, चिकनी सतह है तो कटिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चिकनी सतह है तो कटिंग अच्छी होगी, वेव सेट रहेगा। 1 से लेके 1.4 mm मीडियम बोलते हैं इसको। 1.8 है कोर्स, कोर्स। हो गया। कटिंग कैसे देगा आपको? इसमें वेव सेट में देता है, तरंग सेट।
तरंग सेट में देता है, ठीक है। इस पर जो देगा आपको कटिंग, ये टेढ़ी मेढ़ी या तरंग सेट दे देगा, और इस पर हमेशा टेढ़ी मेढ़ी देता है, टेढ़ी मेढ़ी, हाँ जिग, इसमें टेढ़ी मेढ़ी देगा, इसमें टेढ़ी मेढ़ी देगा, है ना। तो पतले पाइप वगैरह के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? 0.8 वाला लिख लेना है ना कहीं पर, पतले पाइप्स वगैरह के लिए 0.8 वाला यूज़ करेंगे। और यहीं पर हेक्सा होता है ख़त्म। अगली हेडिंग है हमारे पास फाइल, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगली हेडिंग है फाइल, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लीजिए फाइल, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।